Hi, hello to everyone. This is Kavish IS and we are going to talk about a very important topic. हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी का प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रॉब्लम है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है पाकिस्तान का, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वहाँ पर जो पॉलिटिकल टशल है, उसके साथ-साथ जो मिलिट्री का अप्रोच रहता है, वहाँ की जो मिलिट्री पर्सनल्स का अप्रोच रहता है, वो खुद ही एक पॉलिटिकल एंटिटी अपने आप को जो समझते हैं, उसके कारण ये पाकिस्तानी इकोनॉमिक क्राइसिस है। बहुत सारे और भी प्रॉब्लम पाकिस्तान अभी झेल रहा है, जिसमें कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, उसके पास जो ड्विंडलिंग फॉरेक्स रिज़र्व है। फॉरेक्स रिजर्व इज द करेंसी दैट एनी कंट्री होल्ड। जो करेंसी मान लीजिए कि अगर डॉलर में है या फिर कोई भी फॉरेन करेंसी के रूप में अगर वो रिजर्व कर रहा है, दैट वुड बी इट्स फॉरेक्स रिजर्व। ये फॉरेक्स रिजर्व एक कंट्री अर्न करता है बहुत ही तरीके से। फॉर एग्जांपल कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट के अंडर अगर देखा जाए, तो एक कंट्री का अगर इम्पोर्ट कम है और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो जो सरप्लस है वो फॉरेक्स रिजर्व में चला जाएगा। या फिर आप ऐसा समझिए कि एक कंट्री जो लोन ले रहा है कोई दूसरे कंट्री से, वो भी एक तरह का कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा और वो भी फॉरेक्स रिजर्व को क्या करेगा, बढ़ाएगा। बट करंट सिचुएशन जो आपका पाकिस्तान का है, वो ये बताता है कि फॉरेन रिजर्व जो है, फॉरेक्स रिजर्व जो है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इतना कम है कि उसके पास फ्यूल और फूड को इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि जो भी उसने लोन लिया है उसका वो इंटरेस्ट पे कर सके। बहुत सारे प्रॉब्लम से ये पाकिस्तान जूझ रहा है और उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन जो है ना, वो भारत जैसे कंट्री पर हो सकता है। क्योंकि अगर इकोनॉमिक हार्डशिप बढ़ेगा तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन वहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा, रेडिकलाइजेशन फैलेगा, एक्सट्रीमिज्म फैलेगा और उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन भारत जैसे कंट्री पर हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक हार्डशिप के समय में पॉलिटिशियन जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से यूथ को बरगला सकते हैं और उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट हो जाता है हमारा इंडिया। एज वेल एज बहुत सारे और प्रॉब्लम को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये इकोनॉमिक क्राइसिस के समय में टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान पर हावी हो सकता है और उसका इम्प्लीकेशन डायरेक्ट भारत पर ऐसे हो सकता है कि जो न्यूक्लियर आर्सनल अभी प्रेजेंट है पाकिस्तान के पास, वो अगर टेररिस्टों के पास चला जाएगा तो क्या होगा? क्या साउथ एशिया में स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहेगी? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके वजह से जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। पहले तो आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें कि अगर आपका देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो फ्यूल कर सकता है टेंशन बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज। मतलब पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम इंडिया के साथ है या फिर अफगानिस्तान के साथ है, वो क्या होगा, और ज़्यादा फ्यूल होगा अगर पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिकली इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है तो। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग कि अगर इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा तो पूरे साउथ एशिया क्या हो सकता है, डीस्टेबलाइज हो सकता है। लेट मी एक्सप्लेन यू बाय गिविंग एन एग्जांपल। अगर मैं बात करूं इसराइल और हमास का वार का ना, तो उसके वजह से क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंजेस नहीं आए हैं? क्या आप नहीं देख रहे हैं कि अरब कंट्रीज एक साथ हो रहे हैं और नाटो नेशंस एक साथ हो रहे हैं? अगर मैं रशिया यूक्रेन की भी बात करूं, तो क्या रशिया यूक्रेन की वार के वजह से वर्ल्ड में इम्प्लीकेशंस नहीं आए हैं? क्या आपको बाइपोलर वर्ल्ड नहीं दिख रहा है? एक तरफ रशिया और चाइना दिखाई पड़ रहा है, दूसरे तरफ नाटो नेशंस दिखाई पड़ रहे हैं। तो इससे एक तो बाइपोलर वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड को पड़ती है। क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं, रशिया के और यूक्रेन के युद्ध के वजह से जो वीट के प्राइसेस हैं वो हाई गए हैं। सिर्फ वीट के ही नहीं, फर्टिलाइजर के प्राइसेस हाई गए हैं। जो आपका लड़ाई हो रही है वेस्ट एशिया में, उसके वजह से क्रूड ऑयल प्राइस में भी वॉलेटिलिटी आएगी। एंड दीज आर द प्रॉब्लम दैट द इंटायर वर्ल्ड फेसेस अगर कोई भी वर्ल्ड के एक कोने में लड़ाई हो रही है। यही एक निगेटिव पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन का। और साउथ एशिया में अगर इस तरह की लड़ाई होगी तो ऑफ कोर्स पूरा वर्ल्ड जो है एक तरह से प्रभावित उससे जरूर होगा। नाउ इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा
द रियल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एनर्जी और फूड क्राइसिस का है। यू कैन सी आउट हियर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की इकोनॉमी फेस कर रही है ना, वो है डेट। जो कर्ज में वो डूबा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना से ही कर्ज नहीं लेता है। चाइना से अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि पाकिस्तान कौन कौन से देशों से कितना वो कर्ज लेता है। तकरीबन 20% का जो कर्ज है ना, वो उठाता है आपके चाइना से, और भी बहुत सारे कंट्रीज से वो क्या करता है, कर्ज उठाता है। लेकिन आईएमएफ से उठाता है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक, यू कैन सी आउट हियर चाइना, अदर्स में सऊदी अरेबिया आ जाते हैं, और प्राइवेट एंटिटीज भी हैं जिससे कि पाकिस्तान क्या करता है, कर्ज उठाता है। एनर्जी और फूड शॉर्टेजेस इतने हो गए हैं कि प्रोडक्शन को कम किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल जो आप कह सकते हैं कि जो ग्रोथ कभी हो रहा था पाकिस्तान में, वो डिक्लाइन कर गया है। बहुत लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। द पॉइंट इज वेरी सिंपल दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। और यही हमें देखने को मिल रहा है। आटा के लिए लोग सड़कों पर हैं और एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं ना, पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस को देख सकते हैं। आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये दो तरह के अकाउंट में हम लोग वर्ल्ड ट्रेड को समझ सकते हैं। करंट अकाउंट में क्या आता है, मान लीजिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री। जिस कंट्री का जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ही अच्छा उसका करंट अकाउंट होगा। अगर कंट्री क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट करा रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो उतना नहीं कर रहा है, तो वो कंट्री डेफिसिट में जाएगा, घाटे में जाएगा। और पाकिस्तान का भी हाल यही है। वो क्या करता है, उतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट करता है। उसकी वजह से यू कैन सी आउट हियर, अगर हम लोग यहाँ पर ये ₹0 का अगर ये करते हैं तो तकरीबन $1 बिलियन का लॉस में है करंट अकाउंट में। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत का करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो सरप्लस में रहता है। भारत का भी करंट अकाउंट जो होता है वो डेफिसिट में ही रहता है। लेकिन भारत का कैपिटल अकाउंट जो है वो भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से भारत कभी भी जो टोटल अकाउंट आता है, टोटल मनी जो आता है, वो डेफिसिट में नहीं रहता है। एक्स्ट्रा मनी जो भारत क्रिएट करता है वो अपने फॉरेक्स रिजर्व में क्या करता है, जमा करा देता है। और इसीलिए हमारा जब फॉरेक्स रिजर्व आप देखिएगा तो वो बहुत ही ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू आपका पाकिस्तान। ये जो ग्राफ है ना, वो बहुत अच्छी तरह से पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व को बता रहा है। यू कैन सी आउट हियर, अगर हम लोग देखें ना, तो करंट सिचुएशन में अगर $500 मिलियन यहाँ पर है और यहाँ पर $10,000 मिलियन है, तो तकरीबन आप देख सकते हैं ये $7 बिलियन के आसपास में, $7-8 बिलियन के आसपास में जो करंट सिचुएशन है आपका पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व का। अब $7-8 बिलियन बहुत ही स्मॉल अमाउंट है भारत जैसे कंट्री के लिए। $7-8 बिलियन कुछ नहीं होता है, क्योंकि लेट मी टेल यू कि अगर करंट सिचुएशन अगर की बात करें, भारत का कितना फॉरेक्स रिजर्व रहता है, तो $570 बिलियन या उससे ज्यादा उसके आसपास रहता है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व रखता है और पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व इतना कम रखता है, जो कि एक तरह का पॉकेट मनी टाइप भारत के लिए लगेगा। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसके पास फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं है, और इसको बेसिक चीजों की जरूरत, मान लीजिए उसको फूड का इंपोर्ट कराना है, फ्यूल का इंपोर्ट कराना है, तो भी वो नहीं करा सकता है। और इन सब में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि नेचर भी इसका साथ नहीं दे रही है। नेचुरल डिजास्टर पूरे वर्ल्ड में आते हैं और सारे देश जो हैं उभर जाते हैं। जैसे इंडिया में बहुत बार नेचुरल डिजास्टर आते हैं, उत्तराखंड में बाढ़ आया गया, अभी तमिलनाडु में चल रहा है। लेकिन भारत इतना कैपेबल है कि भारत को किसी भी दूसरे देश की जरूरत कभी पड़ती नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जैसा गरीब देश को अगर नेचुरल डिजास्टर अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी पूरी इकोनॉमी क्या होती है, एक तरह से ठप हो जाती है। रिसेंट जो इंदस वैली के रीजन में जो फ्लड आया, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूरे पाकिस्तान को झेलने पड़े हैं। जो रीडेवलपमेंट का काम है वो बहुत ही धीरे चल रहा है, क्योंकि उसे बहुत सारे कंट्री से पैसे लेने हैं। एंड यू कैन सी आउट हियर, ये जो इंदस रिवर है, वो जब फ्लडिंग हुआ तो जो खासकर सिंध का रीजन है उसमें भी बहुत ज्यादा परेशानी
परेशानी हुई, जो पंजाब प्रोविंसेस हैं उसमें भी ज़्यादा परेशानी हुई, जो फूड प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ और पूरा देश जो है वो एक तरह से और ज़्यादा प्रॉब्लम में घिर गया। ना एक देश ऐसा होता है कि इन सारे प्रॉब्लम्स से लड़ पाता है जब अगर उसमें पॉलिटिकल विल अच्छा हो तो, बट इस देश में पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल टेंशन ज़्यादा है। और ये पॉलिटिकल टेंशन तब और अराइज हो जाता है जब यहाँ की जो जनता है ना वो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भरोसा नहीं करती है। देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा, कोई भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर बात करूं तो वो ऐसे ही लोन आपको नहीं देगा। अगर आपको लोन चाहिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। जैसे भारत ने किया था 1991 में रिफॉर्म्स, उसको हम लोग एलपीजी रिफॉर्म करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। भारत को अपना जो देश है उसे बाहर की कंपनियों के लिए खोलना पड़ा था, प्राइवेट पार्टीज को और ज्यादा बढ़ावा देना पड़ा था कि आप भी आइए, बहुत सारे सेक्टर जो हैं जो अभी तक बंद है आपके लिए उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करिए। दैट इज द प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन इज अ वे इन विच यू आर कनेक्टेड टू द इंटायर वर्ल्ड। आप अपना दरवाजा पूरे विश्व के लिए खोलते हैं। इस तरह का रिफॉर्म करके हम लोगों ने आईएमएफ से बेल आउट पैकेज निकाला था, 1991 की मैं बात कर रहा हूं। और इसी तरह पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात आईएमएफ बार बार करता है पाकिस्तान से, लेकिन पॉपुलिस्ट जो सेंटिमेंट है वो इसके खिलाफ है और इसीलिए पॉलिटिकल टेंशन जो है इस देश में हमेशा बढ़ते रहता है। दीज आर द प्रॉब्लम जिससे कि पहले पाकिस्तान को लड़ना होगा। पॉलिटिकल टेंशन से ज्यादा मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल और मिलिट्री जो यहाँ की है वो टेंशन में रहती है। कितना आपको आईएमएफ के डिमांड मानने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं ना कि मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट के वर्क है ना वो मिलिट्री करता है। और आईएमएफ हमेशा ये बोलता होगा कि जो गवर्नमेंट का काम नहीं है आपका बिजनेस करना, यानी कि मिलिट्री का काम नहीं है बिजनेस करना, तो आप क्या करिए, मिलिट्री को हटाइए वहां से और प्राइवेट प्लेयर को ज्यादा प्रोत्साहन दीजिए ताकि वो वर्क कर सके। लेकिन ये जो आईएमएफ की डिमांड होगी वो पॉपुलर सेंटिमेंट के खिलाफ है, एंड दैट्स वाई ये जो पॉलिटिकल टेंशन है वो ज्यादा हमें दिखाई पड़ती है पूरे पाकिस्तान में। उसके साथ साथ मैं सोने पे सुहागा की बात करना चाहूंगा, मिलिटेंसी एंड एक्सट्रीमिज्म। ये जो भी प्रॉब्लम है ना उसको 2-3 गुना और बढ़ा देते हैं, मिलिटेंसी और एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म तो आप समझ लीजिए कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज जो नए नए उभर के आ रही हैं वो एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा फैला रही हैं। और मिलिटेंसी में एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, टीटीपी का। देखिए, ये जो पूरा रीजन है ना वो अफगानिस्तान का रीजन है, और अफगानिस्तान का रीजन में पश्तून रहते हैं। पश्तून कभी भी ये मानते नहीं है कि ये जो दुरंद लाइन है ना जिसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है, ये लाइन सही है नहीं। वो चाहते हैं कि कुछ और रीजन जो है, खासकर खैबर पख्तूनवा वाला जो रीजन है वो उन्हें वापस मिल जाए। और इसकी वजह से जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपना स्ट्रांग होल्ड इस रीजन पर बनाए हुए हैं उनको ये मदद भी करते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक तरह से एक मिलिटेंसी ग्रुप है जो कि हाल के समय में बहुत ही अच्छी तरह से पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके साथ लड़ रहा है। और एक तरह से हमें देखने को मिल रहा है कि जो मिलिटेंसी का लेवल था वो पाकिस्तान में हाई हो रहा है। और इसी तरह का अगर इकोनॉमिक क्राइसिस चलता रहा तो पाकिस्तान में ये जो मिलिटेंट एक्टिविटीज है ना वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। उसके साथ साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अफगानिस्तान के साथ वो भी एक तरह से क्या कर रहा है, हिट कर रहा है पाकिस्तान को। बहुत सारे इंटरनल थ्रेट आ रहे हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत सारे चल रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपना स्ट्रांग होल्ड बना रहा है एक पार्ट में। उसके बाद फिर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूच में है वो क्या कर रही है, सेपरेट होने की बात कर रही है। सिंध से भी इस तरह के पॉइंट उठते रहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का रीजन है वहां पर भी हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जो पीपल है वो कह रहे हैं कि आप गेट खोलिए, हमें भारत से मिलना है। इस तरह के जो नारे हैं वो लग रहे हैं पाकिस्तान में, यानी कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। पर हमारा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, न्यूक्लियर आर्सेनल और सिक्योरिटी कंसर्न। देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो पाकिस्तान में अगर मान लीजिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान आ गया तो क्या न्यूक्लियर पूरे पावर जो है वो टीटीपी के पास चला जाएगा। और इनका कोई ईमान नहीं है
ठीक है, नाम के लिए खाली ये लोग रिलीजन के लिए लड़ते हैं। अगर इनके हाथ में न्यूक्लियर आर्सेनल आ जाएगा ना, तो ये क्या करेंगे, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करने में बहुत ही ज्यादा आगे रहेंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि पाकिस्तान पहले स्टेट पाकिस्तान का नॉर्थ कोरिया को ये सारे सीक्रेट्स दे चुका है न्यूक्लियर वेपन का, तो आप समझिए कि अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर आ गया तो कितने सारे नॉन स्टेट एक्टर है, हो सकता है इस्लामिक स्टेट को बेच देगा, हो सकता है बोको हराम, हिजबुल्ला, ये सब जो है ना, वो न्यूक्लियर वेपन लेकर के चलने लगेंगे। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बहुत ही बड़ी चिंता है और भारत के ऊपर ये सब अटैक भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रहा है हम लोगों को। यू कैन सी आउट हियर, थोड़ा सा भी मिस कम्युनिकेशन, पुअर न्यूक्लियर कम्युनिकेशन क्या कर सकता है, ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है, एक वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर सकता है, जिसमें कि इंडिया का सपोर्ट करने के लिए पूरा नाटो नेशन आ सकता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चाइना आ सकता है। लेकिन अभी जो करंट प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, वो क्या है, डेट बर्डन, कर्ज बहुत ज्यादा है। और अगर ये कर्ज वाला प्रॉब्लम उसका खत्म हो जाता है तो एक स्टेट की तरह जिस तरह से अभी तक चलते आया है वो चलते रहेगा और हमारे लिए बेटर रहेगा। क्या है पाकिस्तान का डेट, आप देख सकते हैं अराउंड $150 बिलियन तक इसका एक्सटर्नल डेट पहुंच गया है, जो कि इसकी जीडीपी का 30% है। और अभी पाकिस्तान का ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंशिंग नीड कितना है, तो 10% ऑफ द जीडीपी इसको और चाहिए ही चाहिए अभी 2023 में, ताकि इसका जो प्रॉब्लम है वो अभी के लिए ठीक हो जाए। अगर पूरी तरह से ठीक करना है तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने होंगे और उसमें समय लगेगा, लेकिन अभी के लिए अगर $50 बिलियन मिल जाता है तो इसका प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगा। एक तरह से यहां पर हम लोग ये सीख सकते हैं ना कि कहां कहां से ये लोन उठा रहा है। देखिए, वर्ल्ड बैंक से तो ये लोन उठाता है, लेकिन सबसे बड़ा जो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है वो एक ये है और एक ये है। तो आपको यही दोनों के ऊपर ज्यादा अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है। चाइना से वो अराउंड 20% ले रहा है और प्राइवेट एंटिटी से ये क्या कर रहा है, इतना ज्यादा लोन उठा रहा है। जबकि भारत को अगर देखिएगा ना, तो भारत क्या करता है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर अगर वो बायलेटरली भी उठाता है ना, जैसे जापान से मान लीजिए लोन उठा रहा है, तो उसका जो परसेंटेज होता है वो 1% या उससे कम होता है। और ये जो आपका पाकिस्तान है वो 8%, 10%, 12-14% पर उठाता है, इस्लामिक बॉन्ड निकालता है जो कि बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर होता है, और उसी का जो रेट पेमेंट है ना, इंटरेस्ट रेट का जो पेमेंट है वही नहीं कर पाता है। इसका सॉल्यूशन बस यही है कि इसे फिर से जो डेट है उसको रीस्ट्रक्चर कराना बहुत जरूरी होगा। कंक्लूजन यहां से यही निकलता है कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी चैलेंजेस को ठीक से असेस करना पड़ेगा और इसको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा बाकी सारे कंट्रीज से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से। नहीं तो बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान दूर नहीं है। पाकिस्तान को ये चीज समझना पड़ेगा कि बलूचिस्तान उससे अलग होने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी काम कर रही है। अफगानिस्तान उसके साथ नहीं है। उन्हें, जो पश्तून है, उन्हें अपना रीजन चाहिए। खैबर पख्तूनवा का जो रीजन है वो हो सकता है कि अफगानिस्तान बाद में ले ले आपसे फाइट करके। गिलगिट बल्टिस्तान वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड सिंध, क्योंकि ये प्रॉस्पेरस रीजन है, ये चाहेगा कि पंजाब के अंडर ना रहे। तो इस तरह से बैल्कनाइजेशन, इट मींस दैट स्प्लिटिंग ऑफ अ बिग नेशन, और ऐसा हमें आगे चल करके दिख सकता है। बस प्रॉब्लम वही है कि ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल वाला प्रॉब्लम है ना, वो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। किस तरह से उसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि यूएसए का कुछ मोटिव है, उसमें कुछ प्लान्स हैं कि अगर ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करने लगेंगे तो उस समय यूएसए क्या करेगा, अटैक करेगा, नाटो नेशंस क्या करेंगे, फाइट करेंगे, और जो भी न्यूक्लियर आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जहां जहां न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं, उसको वो लेगा और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरह की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आज भी मौजूद है। सो आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से उसे लड़ना है, किस तरह से लॉन्ग टर्म में उसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने पड़ेंगे, जिस तरह से भारत ने कभी किया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।